Hello everyone, welcome to the lecture 3 of our genetic series. Today we'll talk about some other essential definitions of genetics. Let's first talk about chromatid. Chromatid. It is actually the condensed form of DNA present in a chromosome. जो एक क्रोमोसोम में डीएनए होता है उसकी कंडेंस्ड फॉर्म को हम क्रोमेटिड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल का डीएनए था, ये कंडेंस हुआ, कॉइल हुआ, कॉइल होके अल्टीमेटली ये क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गया। ये जो हम ये क्रोमोसोम बनाते हैं ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम होता है। ठीक है, सो सिंगल तो ऐसे ही बनेगा ना क्रोमोसोम, राइट। सो ये जो ये डीएनए था कंडेंस हुआ, फर्दर कंडेंस हो गया, इस फॉर्म में आ गया। तो इस पूरी लेंथ डीएनए की लेंथ को हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड। कहने का मतलब है क्रोमोसोम में जो डीएनए कंडेंस फॉर्म में रहता है उसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं। ओके, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की। सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब जैसे मेरे पास ये क्रोमोसोम है, ये मैंने एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर लिया है। होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिनका जो सेम करेक्टर को कंट्रोल करते हैं, और एक हमें मदर से मिलता है, एक फादर से मिलता है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं इनको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक, और इनको हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक, तो एक ही क्रोमोसोम के दो जो सेगमेंट्स है उसको सिस्टर क्रोमेटिड्स, और होमोलोगस क्रोमोसोम में एक इसका और एक इसका, दिस इज नोन एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब हम बात करेंगे होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन की। हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब देखो, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में इस तरह क्रोमोसोम प्रेजेंट है कि इसके ऊपर भी ए जीन है और इसके ऊपर भी ए जीन, मतलब इसका जीनोटाइप क्या है? ए। या फिर अगर मैं दूसरी एग्जांपल लूँ तो उसमें इस तरह दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसमें भी स्मॉल ए प्रेजेंट है, इसमें भी स्मॉल ए प्रेजेंट है, जीनोटाइप हो गया स्मॉल ए। मीन्स कि इस जीनोटाइप में दोनों प्लेसेस पे सिमिलर टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस कंडीशन।
होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो सेम कंडीशन होगी तो उसको होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। हेट्रोजाइगस में क्या होता है? इसके ऊपर कैपिटल ए प्रेजेंट है और इसके ऊपर स्मॉल ए, तो जीनोटाइप क्या हो गया? कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये दोनों एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। चलिए अब हम क्लासिकल जेनेटिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट थे, वैसे इनको अपने लाइफ टाइम कभी भी एक साइंटिस्ट होने का दर्जा नहीं मिला, ठीक है। एक्चुअली वो क्या थे, एक प्राइज्ड थे, राइट। सो अब उन्होंने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट अपना एक्सपेरिमेंट किया। किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो? कैरेक्टर्स कैसे सेग्रीगेट होते हैं प्रोजनी में, उसके बारे में वो कर रहे थे एक्सपेरिमेंट। सो पहले उन्होंने हनी बी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया अपना, मेल फीमेल हनी बी एंड मेल हनी बी पे किया, राइट। अब हमें पता है फीमेल हनी बी डिप्लॉयड होती है, मेल हनी बी हैप्लॉयड होती है, इसलिए उनके रिजल्ट्स ठीक नहीं आए और उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, राइट। उसके बाद उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया माइस पे, बट इसके साथ कुछ रिलीजियस इश्यूज एसोसिएटेड थे, तो इसलिए वो अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं कर पाए और ये फिर इसके ऊपर भी उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया हॉकवीड पे। इसका साइंटिफिक नेम होता है हायरेशियम ब्लैक, ठीक है। बट इस प्लांट में पॉलीप्लॉइडी होती है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 2n होता है तो इसको हम डिप्लॉयड बोलते हैं, है ना। वही अगर किसी सेल में 2n से ज़्यादा कॉपीज किसी की क्रोमोसोम्स की प्रेजेंट होती है तो उसको हम पोलीप्लॉइड बोलते हैं। पोली का मतलब होता है मैनी, राइट। सो इसमें पॉलीप्लॉइडी थी, इस वजह से भी उनके रिजल्ट ठीक नहीं आए और ये भी एक्सपेरिमेंट उनका फेल हो गया। फिर फोर्थ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया पी प्लांट पे। ये एक्सपेरिमेंट उनका काफ़ी सक्सेसफुल रहा। कहने का मतलब उसने 3 बार फेलियर देखा और फोर्थ टाइम उनको सक्सेस मिली। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर गिव अप। चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि मेंडल ने एक्चुअली वर्क किया क्या है। मेंडल selected garden pea that is Pisum sativum, Pisum sativum for his experiment। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसने गार्डन पी को सिलेक्ट किया। क्रोमोसोम नंबर इन पी प्लांट इज 14। जैसे ह्यूमंस में हमने बात की थी 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसी तरह जो पी प्लांट है
उसमें 14 क्रोमोसोम होते हैं. ही चूज्ड varieties of pea plants after 2 years of planting 34 varieties. बेसिकली जो मेंडल था उसने 2 साल तक सिर्फ मतलब डिफरेंट पी प्लांट की वैरायटीज को प्लांट कर करके उसमें से 14 प्लांट्स को सिलेक्ट किया था जिनमें प्योर करेक्टर्स थे. अब कैसे 3 एक्सपेरिमेंट उसके फेल हुए थे, बट ये एक्सपेरिमेंट उसका सक्सेसफुल रहा. तो इसके पीछे सक्सेस के पीछे का जो राज था वो उसके बारे में हम बात करते हैं. एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट्स. क्या फ़ायदा हुआ, क्यों बाकी फेल हुए और ये सक्सेसफुल क्यों रहा. फर्स्ट रीज़न था कि जो पी प्लांट होता है उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है. अगर अब वो बरगद के पेड़ पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करता तो उसको कितने साल वेट करना पड़ता, और उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा बड़ी थी भी नहीं कि वो इतनी जनरेशन्स को देख पाता, एग्जामिन कर पाता. सो उसने पी प्लांट को चूज़ किया जिसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी थी और उसका इजीली लाइक ज़्यादा कम टाइम में वो ज़्यादा जनरेशन्स ऑब्जर्व कर सकता था. दूसरा रीज़न है इजी ग्रोथ एंड मिनिमम आफ्टर केयर. ग्रोथ उसकी इजी हो जाती है और उसको ज़्यादा केयर की भी नहीं ज़रूरत होती. थर्ड वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर वैरायटीज. प्योर वैरायटीज़ की अवेलेबिलिटी थी. प्योर वैरायटीज़ का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि प्योर वैरायटीज़ क्या होती हैं. जैसे मेरे पास एक पी प्लांट है और एक मेरे पास दूसरा पी प्लांट है. अगर इस पी प्लांट पे सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर के ही फ्लावर होंगे, ठीक है, तो ये इसके ऊपर वायलेट कलर का फ्लावर नहीं होगा. आपको पता ही है ना कि पहले फ्लावर बनता है फिर उसके बाद इसकी पोड बनती है. फ्लावर से पोड बनती है ना. तो अगर मेरे पी प्लांट में सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर के फ्लावर ही बनते हैं तो इसको मैं प्योर वैरायटी बोलूँगी. और ये एक ऐसा पी प्लांट है जिसके ऊपर सिर्फ वायलेट कलर के ही फ्लावर बनते हैं तो इसको भी मैं प्योर वैरायटी बोलूँगी. मतलब ऐसी वैरायटी जिसमें ये एक करेक्टर कांस्टेंट रहेगा. इस पी प्लांट को मैं दूसरे पी प्लांट से जिसमें वायलेट कलर के ही फ्लावर बनते हैं, इनको जब मैं क्रॉस करवाऊंगी तो इनके सारे के सारी प्रोजनी वायलेट फ्लावर्स वाली ही बनती है. नेक्स्ट इनका जो एडवांटेज था इजली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग करेक्टर्स. कंट्रास्टिंग करेक्टर्स का क्या मतलब होता है. जैसे एक प्लांट है टॉल, दूसरा क्या है ड्वार्फ, तो ये कंट्रास्टिंग करेक्टर हो गए. वायोलेट कलर फ्लावर का और वाइट कलर फ्लावर का कंट्रास्टिंग, मतलब इजीली डिस्टिंग्विशेबल करेक्टर्स थे. नेक्स्ट क्या था कि इनकी जो F1 जनरेशन बनती थी वो फर्टाइल बनती थी, मतलब वो F1 जनरेशन को आगे हम क्रॉस करवा के देख सकते थे. उसके बाद कंट्रोल्ड ब्रीडिंग इसमें करवाई जा सकती थी कि मैं अपनी मर्जी से जिस मर्जी प्लांट को किसी दूसरे प्लांट से ब्रीड करवा सकती हूँ, मतलब क्रॉस करवा के उनकी प्रोजनी जनरेट की जा सकती है. राइट. सो थैंक यू. विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर.